हे गाइस, तो इस ड्रामा के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू मैरी नाम की लड़की दिखाई जाती है। उसकी एक छोटी सी कंपनी थी जिसमें वो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग करती थी और वो किसी और कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गई हुई थी। वहाँ पे वो सबको सब कुछ समझा रही होती है, पर वहाँ पे कोई उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता है। सब इधर उधर देख रहे होते हैं, किसी को नींद आ रही होती है, सबको वो बोरिंग लगती है। और जब यू मैरी की प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो लोग उसे बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन ऐसी थी वैसी थी। यू मैरी को भी गुस्सा आने लगता है और उन्हें भी बहुत कुछ सुना देती है कि तुम लोग भी तो कितने अजीब हो, तुम अपने काम को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हो। वहाँ पे यू मैरी उनसे लड़ने लग जाती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक प्रिंटिंग फैक्ट्री, जहाँ पे बैठ के यू मैरी अपनी एक एम्प्लॉय से बात कर रही थी और वो जो एम्प्लॉय होती है वो बोल रही होती है, आपने तो ये मीटिंग ख़राब कर दी, उन्होंने हमारा ऑफ़र ठुकरा दिया है और अब हम अपनी कंपनी का रेंट कैसे पे करेंगे। उसके बाद वो दोनों काम की बातें करती हैं। फिर हमें यू मैरी दिखाई जाती है, वो एक ज्वेलरी शॉप में थी जहाँ पे वो अपने फियांसे और अपने लिए वेडिंग रिंग खरीदती है। फिर जब वो मॉल से बाहर निकल रही होती है तब उस पर कॉल वगैरह आता है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने अपना हनीमून वगैरह, वेडिंग हॉल वगैरह सब कुछ बुक कर दिया था। यू मैरी उसे मैसेज करती है, वो जो उसका फियांसे था, कि तुम घर कब तक आओगे, तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा। फिर हमें वो जो दिखाया जाता है जो किसी और लड़की के साथ था और वो अपनी फियांसे यू मैरी पे चीट कर रहा था। फिर हमें यू मैरी दिखाई जाती है जो अपने नए घर में थी, जो उसके फियांसे और उसने अपने लिए नया लिया था एज ए न्यूली वेड कपल हाउस। और वो वहाँ पे अपनी शादी की तैयारियाँ कर रही थी, पैकिंग कर रही थी और साथ में अपनी मम्मी से भी बात कर रही थी। बात करते करते और काम करते करते वो थक जाती है, तो वो बेड में बैठती है। जैसे ही वो बेड में बैठने लगती है वैसे ही उसके पैर में कुछ चुभता है और तब वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मेरे पैर में कुछ चुभा हुआ है। फिर वो उस चीज़ को देखती है, उसे दिखता है कि वो तो एक इयररिंग है और वो उसका नहीं है। फिर वो अपना बेड देखने लगती है और बेड चेक करती है तो वहाँ पे उसे एक बाल भी मिलता है जो उसका नहीं था। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यू मैरी और वूजू, जो उसका फियांसे है, वो एक कैफ़े में बैठे हुए हैं और जो वूजू होता है वो फ़ोन में देख देख कर हंस रहा होता है और यू मैरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर बाद में वो यू मैरी को अपनी नई पोस्ट दिखाता है और बोलता है, देखो मैं लग रहा हूँ ना बिल्कुल मॉडल की तरह। फिर बाद में यू मैरी उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारी हर पोस्ट की कमेंट के नीचे स्वीट जेनी 97 नाम की लड़की कौन है। इस लड़की ने तुम्हारी हर पोस्ट भी लाइक करी और तुम दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हो। फिर जो उसका फियांसे होता है वो बात पलटते हुए बोलता है, अरे ये तो मेरी कॉलीग है, वो मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, ये हांगकांग में पड़ी हुई है, सॉरी मैं भूल गया होऊंगा। और फिर यू मैरी एकदम अपने फियांसे को क्वेश्चन करती है, क्या तुम इसके साथ सोए हो। ये सुनते ही एकदम वो जो वूजू होता है उसकी कॉफ़ी गिर जाती है। वो बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। फिर बाद में यू मैरी अपनी जेब में हाथ डालती है और वो इयररिंग निकालती है और बोलती है ये क्या है। फिर वो बोलता है तुम ये क्या बात कर रही हो। फिर यू मैरी अपना फ़ोन निकालती है और स्वीट जेनी 97 की पोस्ट दिखाती है जिसमें उसने ये इयररिंग पहना हुआ था। फिर वो बात चेंज करते हुए बताता है, ओ मैंने तुम्हें बताया नहीं, पिछले हफ्ते हम किसी वर्कशॉप में गए हुए थे, फिर मेरे सारे कॉलीग्स मेरे घर आए थे हमारा घर देखने। फिर यू मैरी उसका वो भी झूठ पकड़ लेती है और उसे बोलती है, तो तुम्हारे जितने भी कॉलीग्स थे वो तो इधर उधर घूमने गए हुए थे। वो उसे विद प्रूफ उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से दिखाती है। फिर बाद में उसका जो फियांसे होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है हाँ मैंने चीट करा है और उसमें गलत क्या है, मैं बोर हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। फिर यू मैरी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी शादी हो रही है, मेरी भी तो शादी हो रही है, हम दोनों की शादी हो रही है, मैं फुल टाइम वर्कर हूँ और मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पर मैंने कभी कुछ बोला। उसके बाद वो जो उसे बोलता है आई एम सॉरी, माना मेरी गलती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता, बोलता है मैं एक जर्क हूँ, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। फिर बाद में वो बोलता है चलो नंबर बताओ कितने थप्पड़ मारूँ मैं अपने आप को। फिर यू मैरी बोलती है आज नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ना ही आज मैं तुम्हारी बातों में आऊँगी। और तभी वो जो बोलता है, यू मैरी तुम ये क्या बात कर रही हो, हमने सारी बुकिंग कर दी है और हमारा वेडिंग लाइसेंस भी बन चुका है। और वो जो उसे अपनी बातों में बहकाने लगता है और बोलता है जेनी तो एक सिर्फ साइड चिक थी। फिर ये सब सुन के यू मैरी अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो वूजू होता है उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो किसी और का नहीं, जेनी का था। और जेनी ने अपनी फ़ोटो भेजी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था तुम कब तक आओगे। और जेनी ने ये भी मैसेज लिखा हुआ था कि जो तुमने कल मेरे लिए अंडरवेयर खरीदी थी वही आज मैंने पहनी है, तो जल्दी आ जाओ। और तभी यू मैरी नोटिस करती है कि वूजू फ़ोन चला रहा है और उसे बोलती है तुम क्या देख रहे हो फ़ोन में।
फिर बाद में यू मैरी उसे बोलती है कि तुम अपना फ़ोन इधर दो, मुझे देखना है तुम क्या देख रहे हो। फिर बाद में जो वूजू होता है वो उससे फ़ोन छीन लेता है, उसे अपना फ़ोन नहीं देता है और वो दोनों वहाँ पे फ़ोन के लिए लड़ने लग जाते हैं। जैसी यू मैरी नीचे झुकती है उस फ़ोन को उठाने के लिए, वैसी जो वूजू होता है वो अपने पैर से उस फ़ोन को तोड़ने लगता है और जैसी यू मैरी उसे उठाने लगती है उसके पैर पे वूजू का हाथ बहुत तेज़ से लग जाता है और इधर उधर जितने भी लोग थे कैफ़े में सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वूजू होता है वो उसे ही ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें मेरा फ़ोन नहीं लेना चाहिए था, तुमने ही लाइन क्रॉस करी है। माना तुम किसी के साथ कितना भी क्लोज हो पर तुम्हें कभी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर यू मैरी रोते रोते बोलती है तुम्हारी जितनी भी गलतियाँ थी मैंने उन्हें सबको नज़रअंदाज करा पर तुम ये तभी भी ये सब कर रहे हो। उसके बाद यू मैरी उसे बहुत कुछ सुनाती है और वहाँ से अपना बैग लेकर जाने लगती है और तभी वो पीछे मुड़ती है और रुकती है और वापस जाती है और उसके मुंह में सारी कॉफ़ी फेंक देती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें किम वूजू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो 3 साल बाद कोरिया आया था और वो अपनी दादी से फ़ोन में बात करते हुए कहता है मैं आपसे 1 महीने बाद मिलूँगा, अभी मैं हॉलीडे पे हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किम वूजू होता है वो अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहा होता है कोरिया में ही, कभी साइकिलिंग, कभी फिशिंग, कभी अकेले कैंपिंग, वो अकेले सब कुछ एंजॉय कर रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यू मैरी और उसका फियांसे वूजू दिखाया जाता है जो फैमिली कोर्ट से बाहर निकल रहे थे और उनका डिवोर्स हो गया था और वो दोनों घर के लिए वॉक कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो दोनों बात करते हैं। यू मैरी बोलती है कि मैंने शादी क्यों ही रजिस्टर करी तुम्हारे साथ और वूजू बोलते हैं हाँ मैंने भी पता नहीं क्यों ही करी, मैंने तो तुम्हारी मम्मी की वजह से शादी रजिस्टर करी थी। फिर यू मैरी को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि मेरी मम्मी ने तुम्हें फोर्स तो नहीं करा था ना। फिर बाद में यू मैरी उसे कहती है कि मैंने अभी अपनी मम्मी को ये सब नहीं बताया कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, वरना वो चिंता करने लगी, मैं सही टाइम आने पर उन्हें खुद ही बता दूंगी। तो मैंने अभी उन्हें सिर्फ ये बोला है कि हमने शादी पोस्टपोन कर दी है क्योंकि तुम बिजी होती, और ये बात तुम याद रखना, भूल मत जाना। तो बाद में वो दोनों चलते चलते बात कर रहे होते हैं, लड़ झगड़ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वूजू के पास जेनी का कॉल आता है, उसे बोलती है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। फिर बाद में यू मैरी वहीं खड़ी होती है और उसे बोलती है क्या तुमने डिवोर्स डिग्री फिल कर दी है, और वो बोलता है थैंक यू, तुम मेरी भी ये डिवोर्स डिग्री फिल करके और इसे कोर्ट में सबमिट कर दोगी मेरी तरफ से। जाते जाते यू मैरी उसे मिडिल फिंगर भी दिखा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यू मैरी है वो बस में बैठी हुई है और वापस घर जा रही है और उस पर सारे कैंसिल, जो जितनी भी उसने बुकिंग करी हुई थी, हनीमून बुकिंग, होटल बुकिंग, वो सारी बुकिंग कैंसिल हो रही है और उस पर मैसेजेस आ रहे हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी है, वो बेसबॉल खेल रही होती है और वहाँ पे वो पुरानी यादें याद कर रही होती है और साथ में रो रही होती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें किम वूजू दिखाया जाता है जिसका वेकेशन ख़त्म हो चुका था, मतलब उसका 1 महीना ख़त्म हो चुका था और वो वापस काम पे लौट रहा था। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें म्योंग सोन दैंग नाम की बेकरी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है जो किम वूजू है उसकी दादी की ये बेकरी है और जो ये बेकरी थी ये कोरिया की सबसे फेमस और बेस्ट बेकरी थी। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यू मैरी दिखाई जाती है जिसके घर में पुलिस आई हुई थी और फिर हमें पता चलता है जो उसके एक्स फियांसे और उसने एक न्यूली वेड हाउस लिया था जिसमें वो अभी रह रही थी, वो एक स्कैम था और उसे वो घर जल्द से जल्द खाली करना था क्योंकि उसके रियल ओनर वहाँ पे आ चुके थे। और फिर यू मैरी वहाँ परेशान होकर अपने जो एक्स फियांसे है उसको कॉल करती है और बोलती है कि ये सब हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, मैं किसकी मदद लूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। और जब वो जो मैरी से बात कर रहा होता है वहीं पे बगल में जेनी बैठी होती है और वो उसे बोलती है जल्दी कॉल कट करो ना, तुम यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू मैरी बोलती है कि इस घर में मेरी मम्मी और मेरी सारी सेविंग्स लगी थी, ये 300 मिलियन वॉन का था, अब मैं क्या करूँ, और वो रोने लगती है। और जो वूजू होता है वो बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता और कॉल कट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यू मैरी है वो एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और उसे होश भी नहीं थी। फिर वो चलते चलते अपने घर जा रही होती है और वो टहल टहल के चल रही थी पूरी सड़क में और वहीं से किम वूजू अपनी कार लेके भी जा रहा होता है उसी सड़क से और वहाँ पे यू मैरी चल रही होती है अजीब तरीके से, तभी उसकी कार में यू मैरी की टक्कर हो जाती है। फिर बाद में किम वूजू उसे अपना नंबर देता है और बोलता है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल का बिल आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको या अभी डॉक्टर के पास ले जा लेता हूँ। लेकिन यू मैरी उसे साफ साफ मना कर देती है और फिर बाद में जो किम वूजू होता है वो उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है और फिर बाद में जैसे ही यू मैरी उसका नंबर देखती है, किम वूजू जो उसके एक्स फियांसे का नाम था वो एकदम उस पर चिल्लाने लगती है।
वो किम वूजू को अपना एक्स फियांसे समझकर उसे मारने लगती है, उसे बोलने लगती है तुम मेरे से डाइवोर्स क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ये सब। और वहाँ पे यू मैरी बिल्कुल उस किम वूजू को जाने नहीं देती है और उसको बिल्कुल पकड़ लेती है और लोग भी सब हंस रहे होते हैं उसे देखकर। वो कभी तो उसकी कार पे चढ़ जाती, कभी उसके ऊपर चढ़ जाती, उसकी आंखें बंद कर दी थी उसने और वो उसे बहुत परेशान कर रही थी। और ऐसे करते करते यू मैरी एकदम एक बड़े से कैक्टस के ऊपर बैठ जाती है और उसे लगता है वो एक स्टूल में बैठी है, बट वो कैक्टस के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही किम वूजू ये देखता है वो उसे बोलता है तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ के ऊपर बैठी हो, और जब यू मैरी को पता चलता है तो वो बहुत रोती है। उसके बाद किम वूजू उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और जिस हॉस्पिटल में वो लेके गया था वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो उसे जानते थे और उनकी जो बेटी थी वो वहीं पे एक डॉक्टर थी और वो भी उसकी बचपन की दोस्त थी। और वही लड़की यू मैरी के बम से सारे कांटे निकालती है कैक्टस के। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है किम वूजू और वो जो लड़की होती है वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं और वो लड़की उससे पूछती है ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर वो बोलता है नहीं, ये तो कोई पियक्कड़ है जो मुझे रास्ते में मिली थी। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और फिर बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है किम वूजू की कार में यू मैरी बैठी हुई थी और जिस तरीके से वो बैठी हुई थी वो बहुत ही फनी वे था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यू मैरी किम वूजू से बोलती है प्लीज़ कार रोको, मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। वूजू जब कार रोकता है तो वो कार एक ब्रिज में रोकता है जहाँ से सनराइज़ दिख रहा था बहुत अच्छा। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है वूजू मैरी को घर छोड़ देता है और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जिस भी कपल के नाम की पर्ची निकलेगी उनको एक नया घर मिलेगा और वो घर बहुत ही सुंदर होने वाला था, और लेकिन एक शर्त थी कि वो कपल न्यूली वेड होने चाहिए। और जो इंसान उस पर्ची को निकालने वाला था वो उस कंपनी के सीईओ का बेटा था और वो जो था वो बिल्कुल मजाकिया और अपने काम को बिल्कुल सीरियस ना लेने वाला एक रिच ब्रैड था जो अपने पापा के पैसों में हमेशा ऐश करता और दूसरों को ऑर्डर देता। जो उसका सेक्रेटरी था वो बहुत ही सीरियस और अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड था। वो जो सेक्रेटरी होता है वो उस सीईओ के बेटे को बोलता है कि आपको यही पर्ची निकालनी है और उस पर्ची को मोड़ के देता है क्योंकि वो पर्ची मेयर की वाइफ की नेफ्यू की थी और वो पर्ची उसी की निकलनी चाहिए। ये सिर्फ एक स्कैम था, दिखावट थी। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो उस पर्ची को अपनी स्लीव के अंदर डाल देता है जिससे जब वो लकी ड्रॉ के उस डब्बे में हाथ डाले तो उसे आसानी हो उसे निकालने में। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लकी ड्रॉ निकालने का टाइम आता है और उसे उस गोले से के अंदर हाथ डालना होता है और कोई एक पर्ची निकालनी होती है और वो जो उसने अपनी स्लीव में पर्ची डाली होती है वो वहीं कहीं गिर जाती है। फिर बाद में उस पर्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है जो मोड़ी हुई थी साइड से और उसे वो मिल भी जाती है। फिर बाद में जब वो उस पर्ची को उठाता है और देखता है और उसका नाम पढ़ता है तो वो तो कुछ और ही था और वो नाम किसी और का नहीं यू मैरी का था। यू मैरी ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया था। फिर वो लोग यू मैरी को कॉल करते हैं और हमें दिखाया जाता है यू मैरी सो रही होती है और वो एकदम सुनती है, वो एकदम शॉक में हो जाती है और वो बैठने की कोशिश करती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है वो बैठ नहीं सकती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू मैरी उस वेडिंग रिंग को लेके जा रही होती है और तभी वहाँ पे वो एक गुड्डे से टकराती है और वो गुड्डा जो होता है वो उसे बोलता है कि आप इस कॉन्टेस्ट के लिए अपना नाम भरेंगे। फिर वो उस कूपन में अपना नाम लिख देती है और उस पर्ची को साइड से मोड़ देती है और वही पर्ची उसकी निकलती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो कंपनी वाले होते हैं वो यू मैरी को बोलते हैं कि आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट भेज दोगी। फिर वो बताता है कि आपको आईडी देनी है अपनी और आपका कोई घर नहीं है, इस चीज़ का प्रूफ देना है और अपनी मैरिज का प्रूफ देना है। फिर यू मैरी जैसे ही सुनती है कि आपको मैरिज का प्रूफ देना तो बोलती है ये क्यों चाहिए आपको। फिर वो बोलता है कि ये घर सिर्फ हम न्यूली वेड कपल को देने वाले हैं जिनका कोई अपना घर नहीं है। बाद में यू मैरी सोच रही होती है कि वो अब क्या करे, उसे तो घर चाहिए ही नया। फिर बाद में उसे याद आता है कि उसने डिवोर्स डिग्री जो थी वो सबमिट नहीं करी है। फिर बाद में वो ऑनलाइन चेक करती है और उसे पता चलता है कि उनका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, वो स्टिल मैरिड है और उस पे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। फिर बाद में यू मैरी उस कंपनी के एम्प्लॉय को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देती है और बोलती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो तो कुछ टाइम के लिए अब्रॉड गए हुए हैं और वो तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में जब उस सेक्रेटरी को पता चलता है कि ऐसी बात है तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। फिर बाद में उस एम्प्लॉय को बोलता है कि यू मैरी को कॉल करे और उसे बोले कि हस्बैंड का होना तो ज़रूरी है, अगर आपने कोई भी झूठे डॉक्यूमेंट भेजे तो ये जो आपका प्राइस है ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है यू मैरी वूजू को कॉल कर रही होती है और वूजू उसका नंबर ब्लॉक मार देता है और उसका कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो जेनी के साथ बिजी था।
और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और सोच रही होती है कि वो क्या करे। तभी जो किम वूजू होता है, जो उसका बेकरी कंपनी का हायर होता है, वो यू मैरी को मैसेज करता है, क्या तुमने अपना चेकअप करा लिया है। फिर बाद में यू मैरी के दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है, क्योंकि उसके जो एक्स फियांसे है और ये जो किम वूजू है, उन दोनों का नाम सेम है। फिर बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यू मैरी और किम वूजू एक कैफ़े में बैठे हुए हैं। फिर जो वूजू होता है वो मैरी से पूछता है, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। वो बोलती है कि नहीं, मैं बहुत बिजी थी। फिर बाद में यू मैरी उससे पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो बोलता है क्या। वो बोलता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। फिर वो बोलती है कि मेरे को तुमसे एक बात बोलनी है। माना ये बात बहुत जल्दी बोल रही हूँ मैं, और हम एक ही बार मिले हैं, बट मेरी भी कुछ मजबूरी है और मैं बहुत सोचने के बाद बोल रही हूँ तुमसे। और मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती हूँ, ना ही ये बात पूछ सकती हूँ। फिर वो पूछती है उस वूजू से, क्या तुम मेरे हस्बैंड बन सकते हो। और फिर बाद में हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और हमें सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। जो वूजू होता है वो सो रहा होता है और वो अपने सपने में एक एक्सीडेंट देखता है, और उस एक्सीडेंट को देखते देखते उसकी नींद एकदम खुल जाती है और वो डर जाता है। फिर बाद में उठने के बाद वो कुछ दवाई खाता है और उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू मैरी जो होती है वो वूजू से पूछती है, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। फिर जो वूजू होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर वो बोलती है कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना है, मतलब एक रोल प्ले करना है तुम्हें। फिर वूजू ये सब सुन के वहाँ से जाने लगता है और यू मैरी उसे रोक देती है और बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में ये बात बोल रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है, अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे, प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करो। फिर बाद में वो वूजू बैठ जाता है और उसकी बातें सुनता है। और फिर बाद में वो बोलती है, सैटरडे को 3 बजे तुम प्लीज़ ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर में प्लीज़ आ जाना, और प्लीज़ बहुत कम समय लगेगा पर ज़रूर आना। फिर वो बाद में बोलती है, मुझे पता है मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें इस बात के पैसे भी दे दूँगी। फिर बाद में वूजू बोलता है, मुझे लगता है तुमने अभी भी पी रखी है, तुम मुझे पे करोगी सिर्फ हस्बैंड बनने के लिए। फिर बाद में वूजू बोलता है, प्लीज़ मैं ऐसे काम में फंसना नहीं चाहता हूँ, मुझे पता है तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। फिर बाद में यू मैरी बोलती है, हाँ पैसे तो इन्वॉल्व हैं उसमें। फिर वो बोलता है कि कोई डिसेंट सी जॉब ढूंढो और काम करो, तुम ऐसे ये सब काम क्यों कर रही हो। फिर बाद में वूजू उसे बहुत सुनाता है वहाँ पे, और वो वहाँ से चले जाता है और मान जाता है आने के लिए 3 बजे। फिर बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें वूजू की दादी दिखाई जाती है, जहाँ पे उनकी बेटी उसे बोल रही होती है कि आप मेरे बेटे को क्यों हटा रहे हो सिर्फ उस वूजू के लिए। जो उसकी दादी थी, उनके जो बड़ा बेटा था, उनका बेटा था वूजू, और उनकी जो बेटी थी उसके बेटे का नाम था युंग सू। वो काम में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, और जो उनकी बेटी के हस्बैंड थे वो उसी कंपनी में CFO थे। फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि मियोन अपने बेटे युंग सू के पास जाती है और बोलती है, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो काम में, तुम्हें तब अकल आएगी क्या जब वूजू सारी जायदाद ले लेगा और इस कंपनी में कब्जा कर लेगा। और इससे पता चलता है कि मियोन जो थी वो वूजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और वो कुछ भी जायदाद में से नहीं देना चाहती थी वूजू को। वो चाहती थी सब उसके बेटे को मिल जाए, जबकि उसका बेटा बिल्कुल कामचोर था। फिर बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें वूजू दिखाया जाता है। वो उसी डॉक्टर के पास गया हुआ था जिसने यू मैरी का ट्रीटमेंट करा था। उस लड़की का नाम था यून जी क्योंग। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो कैक्टस वाली लड़की फिर नहीं आएगी चेकअप कराने। फिर वो बोलता है, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है उसका बट नहीं, उसका दिमाग ख़राब है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका हस्बैंड बन पाऊँगा। फिर वो बोलती है, क्यों, क्या हो गया, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करती है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से एक छोटी बच्ची जा रही होती है भागी भागी अपनी मम्मी के पास, और वो गिर जाती है और वो रोने लगती है। तभी वो जूस के पास जाता है और उसे उठाता है, और जब वो उस लड़की के बैग में एक लटका हुआ गुड्डा देखता है तब उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पे वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा होता और उसके चेहरे पे चोट लगी हुई थी। और वहाँ पे एक लड़की वूजू के पास जाती है और उसे अपना गुड्डा निकाल के दे देती है, जिसमें से आवाज़ आ रही होती है, रोना बंद करो वरना टाइगर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। और वो लड़की उसे अपना गुड्डा दे देती है। फिर बाद में हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो उस लड़की के पास, छोटी सी बच्ची के पास जा रहा होता है जो रो रही होती है, और वो उसे बोलता है, रोना बंद करो बच्ची वरना तुम्हारे पास टाइगर आएगा और वो तुम्हें खा लेगा और तुम्हें ले जा लेगा। और वो छोटी सी बच्ची रोना बंद कर देती है, और ये देख के उसकी मम्मी भी हंसती है, और फिर वो जो लड़की होती है वो भी रोना बंद कर देती है। उसके बाद जिन क्योंग और वूजू और बातें करते हैं। फिर हमें यू मैरी दिखाई जाती है,
जहाँ पे जो उसकी घर की रियल ओनर थी वो फिर से आ गई थी और उसने उसे बोला हुआ था यू मैरी को कि घर जल्द से जल्द खाली कर देना और अगले हफ्ते से रेनोवेशन शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे रेनोवेशन वाले आ गए थे और यू मैरी से वो लड़ रहे थे। यू मैरी उनके लिए गेट नहीं खोल रही थी पर वो लोग ज़बरदस्ती करके अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद यू मैरी बाहर एक प्लेग्राउंड में चली गई थी और वो झूले में बैठ गई थी। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हारी शादी तो पोस्टपोन हो चुकी है, नई डेट क्या है तुम्हारी शादी की, वो मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से तैयारी करके रहूँगी। मेरी की मम्मी उसे ये भी समझाती है कि तुम वुजू के साथ लड़ाई मत करा करो, अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। फिर बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें वुजू दिखाया जाता है। किम वुजू जिसकी बेकरी थी, उसकी जो बेकरी की कंपनी थी और उसकी दादी ने उसे टीम लीडर बना दिया था किसी एक ब्रांच में। फिर बाद में हमारा सीन दिखाया जाता है, उसी कंपनी में मीटिंग चल रही होती है बहुत बड़ी, जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था। वहीं पे योंग सू जो वुजू की प्रेजेंटेशन होती है उसमें कमी निकाल देता है और बताता है जिस डिज़ाइनिंग कंपनी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो तो तुम्हारा ख़त्म होने वाला है, तो तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करोगे। तो वुजू बोलता है ठीक है, मैं एक्सटेंड कर लूँगा उस कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द। वहीं पे वुजू की दादी भी बैठी होती है, वो भी उसे बोलती है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिखाई जाती है यू मैरी जो अपने स्टूडियो में थी जिसका नाम था मेरी डिज़ाइनिंग स्टूडियो। उसका काम था पैकेजिंग डिज़ाइन करना। उसे म्यूंग सोंग दांग की तरफ से कॉल आया हुआ था सुबह कि अगर मेरी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है तो आप बोलना कि हमें ज़्यादा प्राइस चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है। और उस कॉल के पीछे और कोई नहीं योंग सू होता है। फिर बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें ब्यूटी कंपनी का ल्यू सॉन्ग वो दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी को मार रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। और उसके सेक्रेटरी का नाम था बेक सांग ह्योंग और वो उसे बहुत मारता है और फिर बाद में बोलता है जाओ मेरे जूते साफ करके लाओ। वो अपनी सेक्रेटरी को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करता था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यू मैरी दिखाई जाती है जहाँ पे उसके पास मैसेज आता है उसी कंपनी से कि आपको अपने हस्बैंड को लाना ही पड़ेगा सेरेमनी के दौरान, वरना हम इस प्राइस को विड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें वुजू जो मैरी का एक्स फियांसे था उसके घर वाले दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी मम्मी होती है और उसकी बहन होती है, जहाँ पे वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अच्छी बात है यू मैरी और वुजू का डाइवोर्स हो गया। और वो वैसे भी अजीब ही थी यू मैरी, पर एक बुरी बात ये भी है कि अब हमें यू मैरी की मम्मी के हाथ की साइड डिशेस खाने को नहीं मिलेगी। वो दोनों खुश इसलिए थे, वुजू और यू मैरी का डाइवोर्स हो गया था, पर जो न्यू लड़की थी जेनी वो बहुत ही अमीर थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो यू मैरी है वो उनके घर आ गई थी, वो उनसे मिलने आई थी। फिर यू मैरी उनसे बात करती है, उन्हें बोलती है कि मैं वुजू से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती है क्यों, तुम्हें क्यों करना है उससे कांटेक्ट, क्या तुम्हें हाउस रेंटल स्कैम की वजह से करना है। फिर बाद में जो वुजू की मम्मी होती है वो यू मैरी की बेइज्जती मारने लगती है और बोलती है तुम तो 3rd रेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। और फिर बाद में उसकी बहन पीछे से बोलती है मम्मी वो पढ़ी हुई भी नहीं है, उसने ड्रॉप ले लिया था बीच में। और ये सब बोलने के बाद भी वुजू की मम्मी नहीं रुकती है और वो यू मैरी की मम्मी की बुराई करने लगती है, उल्टा सीधा बोलती है उनके बारे में। लेकिन यू मैरी उन्हें कुछ नहीं बोलती। ये सब सुनने के बाद यू मैरी उन्हें बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे प्राइज़ जीता है। वो जैसी ये सब बोलने वाली होती है वैसी वुजू की बहन उसे रोक लेती है और वो भी उसे बुरा बोलती है। फिर बाद में म्योंग सोंग दांग कंपनी की तरफ से यू मैरी को कॉल आता है कि क्या आप हमारी कंपनी में मीटिंग के लिए आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें बात करनी है। जैसे ही यू मैरी वहाँ कंपनी में पहुँचती है वो वुजू को देखती है और वो हैरान हो जाती है। वहाँ पे वो दोनों मीटिंग की बातें करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या यू मैरी वो एक्सटेंड करेगी सेम ही प्राइस में, साथ ही साथ कंपनी उन्हें और भी ऑफ़र देगी अच्छे अच्छे, और जो आगे की पैकेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यू मैरी के स्टूडियो को दी जाएगी। और यू मैरी एकदम वहाँ पे हाँ बोल देती है। और फिर बाद में यू मैरी बोलती है पर एक कंडीशन में। वहाँ पे वुजू के साथ एक और कॉलीग बैठी थी, उसके साथ वो उस कॉलीग को बोलते हैं क्या आप बाहर जाना चाहोगे, मैं वुजू के साथ अकेले बात करूँगी। फिर बाद में वो वुजू को बोलती है क्या तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहोगे, मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ। फिर बाद में यू मैरी वुजू को बोलती है अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया तो तुम्हें बिलियन का लॉस होगा। फिर बाद में वुजू मना करने लगता और बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ पे यू मैरी बोलती है कि मैंने एक प्राइज़ जीता है, मुझे इसलिए तुमको हस्बैंड बनाना है अपना, और इसके पीछे कोई गलत मतलब नहीं है। फिर वुजू को मना ही लेती है यू मैरी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यू मैरी और वुजू पहुंच गए थे उस सेरेमनी के लिए। फिर बाद में उसी कंपनी का एम्प्लॉय जो होता है वो उन दोनों से आईडी मांगता है वेरिफिकेशन के लिए।
यू मैरी अपनी आईडी दे देती है वेरिफिकेशन के लिए, पर जो वूजू होता है वो अपनी आईडी नहीं देता और बहाना बनाता है कि उसकी आईडी जो है वो कार में, क्योंकि जो आईडी यू मैरी ने उन्हें दे रखी थी वो तो उसके एक्स फियांसे की थी। फिर बाद में वो वूजू से कुछ क्वेश्चंस पूछता है वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि उनकी मैरिज किस दिन हुई थी, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर बाद में सुन के यू मैरी बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे खुद याद नहीं था उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर। वो सोचती है वूजू कितना जीनियस है, उसने इतनी जल्दी ये सब कैसे याद करा। तो उन दोनों को पता चलता है ये जो सेरेमनी एक बार में छापी जाएगी और इसका इंटरव्यू भी होगा। फिर जो यू मैरी होती है वो उस एम्प्लॉय को बोलती है हम इसको न्यूज़ में नहीं लाना चाहते हैं। बाद में वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। फिर बाद में यू मैरी बोलती है हमारे पीछे क्रेडिटर्स लगे हैं, हमने जगह जगह लोन लिया है, अगर लोग हमारी फ़ोटो देखेंगे तब वो हमारे पीछे आ जाएंगे और उन्हें हमारी जगह पता चल जाएगी। एम्प्लॉय बोलता है कोई नहीं, तभी भी आर्टिकल तो निकलना ही निकलना है इस न्यूज़ का। फिर वूजू क्वेश्चन करता है कि ये सब तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था नहीं। फिर वो जो एम्प्लॉय होता है वो उन्हें दिखाता है कि द प्राइज विनर इज़ रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद एनी इवेंट पब्लिकली। फिर वहाँ पे वूजू रिक्वेस्ट करता है कि हम अपने अलग नाम आर्टिकल में प्रेस करवा सकते हैं। फिर बाद में वूजू वहाँ पे एक्ट करता है कि उसके पास किसी का कॉल आया है और फिर वो उसमें बात करता है कि क्या सच में मेरे को वो वायरस है, ऐसे करके वो उस एम्प्लॉय को डराता है। फिर बाद में वो इसी चीज़ के बारे में यू मैरी से डिस्कस करता है उसी एम्प्लॉय के सामने और उसे बोलता है ये वायरल दूसरों को भी फैल सकता है, मेरे कोवर्कर को भी ये वायरल हो गया और पर मेरे जो टेस्ट रिजल्ट है वो अभी तक आए नहीं है, तो मेरा पता नहीं क्या होगा। ये सब सुन के जो एम्प्लॉय होता है सांग ही उनको कॉल कर देता है और उसे बताता है कि ऐसी बात है। फिर बाद में वो जो सेक्रेटरी होता है वो उन्हें बोलता है कि तुम लोग मास्क पहन लेना, कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है जो सेरेमनी की फ़ोटो थी वो उन्होंने मास्क और कैप पहन के ली। फिर हमें दिखाया जाता है जो यू मैरी है वो उसी सेक्रेटरी के ऑफिस में होती है और वो जो सेक्रेटरी होता है वो उसे नए घर की चाबी दे देता है। फिर बाद में वो जो सेक्रेटरी होता है वो उसे बोलता है कि आप ये फॉर्म साइन कर लो कि आपको प्राइज़ मिल चुका है और बोलता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। फिर बाद में यू मैरी से वो ये भी पूछता है कि आपका हस्बैंड कहाँ गया। फिर यू मैरी बोल देती है कि वो हॉस्पिटल के लिए चले गए हैं। बाद में वो सेक्रेटरी उसे बोलता है कि चलो मैं आपको आपका घर दिखाता हूँ। फिर वो लोग जा रहे होते हैं कार की तरफ, तभी वहाँ बीच में वूजू मिल जाता है उन्हें। तभी वो सेक्रेटरी वूजू से पूछता है कि आपका हॉस्पिटल कहाँ है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वो वूजू बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल बहुत दूर है, रहने दो आप। फिर बाद में वो उसे बहुत फोर्स करता है कि चलो चलो आप हमारे साथ ही चलो। बट फिर बाद में वूजू मास्क निकालता है अपना और बोलता है कि मेरे जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मैरी, वूजू और वो जो सेक्रेटरी था सांग ह्योन, ये तीनों घर देखने के लिए पहुंच गए थे। फिर बाद में सेक्रेटरी सांग ह्योन उन्हें पूरा घर दिखाता है और बोलता है आप 3 महीने से पहले इसे बेच नहीं सकते हो। लेकिन यू मैरी बोलती है कि हमारे जो काम है, हमारी कंपनी है, वो तो बहुत दूर है इस घर से, तो हमें तो ये बेचना ही पड़ेगा। फिर वो बोलता है लेकिन आप इसे 3 महीने बाद ही बेच सकते हो। और फिर वो जो सेक्रेटरी होता है वो बताता है बीच बीच में आपके इंस्पेक्शंस भी होगा। फिर वो जो सेक्रेटरी होता है वो बताता है कि जो आपके घर के सामने वाला घर है वही मेरा है, मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। फिर ये सब सुन के यू मैरी और वूजू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वूजू से बोलता है तुमको ये सब पहले नहीं पता था क्या। फिर बाद में यू मैरी बोलती है मैं इस घर के लिए मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई और जगह रहने के लिए नहीं है। फिर यू मैरी बोलती है कि मैं बहाने बना दूंगी कि तुम किसी बिजनेस ट्रिप पे गए हो, मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगी। फिर बाद में वूजू से बोलता है जो तुमने मैस क्रिएट करी है इसे तुम ही ठीक करो अब। फिर बहुत कुछ सुना के और यू मैरी को एडवाइस दे के वहाँ से वूजू चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वूजू जब रास्ते से जा रहा होता है तभी वो मैरी को कॉल कर देता है और वूजू जब उसे कॉल लगा रहा होता है वो देखता है पीछे मुड़ के कि उसके पीछे एक कार खड़ी हुई है और उसमें और कोई नहीं, उसके घर वाले हैं, उसका भाई और उसके पापा की बहन, मतलब उसकी आंटी। तो यू मैरी का कॉल वो कट कर देता है और यू मैरी को लगता है कि कुछ बात है, वो मुझे बाहर बुला रहा है और यू मैरी बाहर आ जाती है और वो अपनी आंटी और अपने भाई से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है और वो बोलता है तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तभी वूजू उसके पास जाके बोलता है कि मैं तो ऐसे ही बाहर देखने आया था कि क्या क्या है यहाँ पे। तभी वो सेक्रेटरी बोलता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ गई, और यही बात उसकी आंटी और उसका भाई भी सुन लेते हैं। और तभी वहीं पे यू मैरी भी आ जाती है और हमारा एपिसोड ये यहीं ख़त्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मेरे चैनल पे रिलीज़ हो चुका है, तो आप वो ज़रूर देखना क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग है और ऐसे ऐसे अमेजिंग के ड्रामा, सी ड्रामा और अमेजिंग सीरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।